Hello everyone, welcome back to our channel and in this video we are talking about बायोटिक पॉलिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनिमोफिली और हाइड्रोफिली के बारे में डिस्कशन किया था कि एयर और वाटर के थ्रू किस तरह से पॉलिनेशन होता है। साथ ही हमने वहाँ ये पढ़ा था कि वहाँ पर चांस और लक की बात होती है कि वहाँ पर पॉलिनेशन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट इन द केस ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन, क्योंकि हम यहाँ लिविंग की बात कर रहे हैं और जो लिविंग एजेंट्स होते हैं, जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, वो मोर ट्रस्टेड होते हैं देन अबायोटिक एजेंट्स, क्योंकि जो जीवित कारक होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं अजीवित कारकों की तुलना में। तो इसीलिए हम बायोटिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बायोटिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अबायोटिक का कम यूज़ करते हैं। इसीलिए जो हमारी पहली इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जो पॉलिनेशन की मेजॉरिटी है वो बायोटिक पॉलिनेशन की है। सेकंड, यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से हमारी पहली कैटेगरी है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को सबसे टॉप पर रखा गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इन्हीं का यूज़ करते हैं फॉर द पॉलिनेशन। क्लास इंसेक्टा इतनी बड़ी क्लास है कि इसने ऑर्थोपोडा का लगभग 70 to 80% घेर रखा है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, वास्प, बीटल्स, मॉथ्स और आंट्स। ठीक है, तो ये सभी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। सेकंड है बैट्स, यानी जो चमगादड़ होता है वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। बर्ड्स की अगर बात करें तो जो हमिंग बर्ड होता है जो कि स्मॉलेस्ट बर्ड है, साथ ही सनबर्ड हो गया। प्राइमेट्स की अगर बात करें जो कि जीव, तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि सिर्फ हमारे इंसेक्ट ही नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े एनिमल्स जो होते हैं वो भी परागण की क्रिया में पूरा सहयोग देते हैं। तो प्राइमेट्स में जो लेम्यूर्स होते हैं, यानी जिन्हें हिंदी में लीमर कहा जाता है, वो भी परागण की क्रिया में पूरा सहयोग देते हैं। और बुरिल की अगर बात करें जो कि पेड़ पर रहते हैं, जो कि ट्री डॉयलिंग है, वो भी पॉलिनेशन करवाते हैं। रोडेंट्स जो होते हैं जिनमें इंसिजर टीथ पाए जाते हैं, जैसे गिलहरी हो गई और कुछ स्थलचर जीव हो गए, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं। रेप्टाइल्स हो गए जो कि रेंगने वाले जीव होते हैं। सरीसृप की अगर बात करें तो उसमें कॉमन गार्डन लिजार्ड हो गई, जो जंगलों में पाई जाने वाली छिपकलियाँ हो गई। साथ ही गेको लिजार्ड हो गई। ठीक है, तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग हम लोगों ने वेराइटीज़ देखी। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि नॉट ओनली इंसेक्ट इज़ वेरी गुड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हम करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम ह्यूमन भी कहीं ना कहीं पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करते हैं। ओनली फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, साथ ही या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ बहुत सारे मक्के के फूल लगे हुए हैं, तो अगर हम अपने हाथों से उन मक्के के फूलों को सहलाते हैं तो बाय चांस हमारे हाथों से भी एक फ्लावर से पॉलन दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ है एजेंट्स की, ठीक है, जो पॉलिनेशन करवाते हैं। तो होता क्या है, जब आपके बायोटिक एजेंट्स किसी फ्लावर पर जाते हैं तो उनकी बॉडी पर जो पॉलन होते हैं वो चिपक जाते हैं, और जब उन्हीं पॉलन को लेकर किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो वो पॉलन उसकी बॉडी से झड़कर, उसकी बॉडी से निकलकर क्या करते हैं, उस फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर गिर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने पढ़ा जीवित कारकों की सहायता से परागकणों का वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण जीव परागण या बायोटिक पॉलिनेशन कहलाता है। जो फ्लावर्स होते हैं वो एजेंट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से वो कारकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अबायोटिक की अगर बात करें तो एयर और वाटर को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि जो फ्लावर है वो किस कलर का है या उसमें कितना ज़्यादा नेक्टर प्रोडक्शन है, बट बायोटिक में ये मेन रोल निभाता है कि जो फ्लावर है वो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आगे चलकर एजेंट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ज़रूरी होंगी। तो जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो बड़े यानी लार्ज होने चाहिए। तो फ्लावर छोटा है तो वो क्लस्टर में यानी पुष्प वृंत में उपस्थित होना चाहिए ताकि वो दिख सके। फ्लावर रंगीन यानी कलरफुल होना चाहिए, जितना ज़्यादा फ्लावर कलरफुल होगा उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा। फूलों का रस यानी नेक्टर प्रोडक्शन, फ्लावर में नेक्टर प्रोडक्शन होता है। नेक्टर इज़ अ फ्लोरल रिवार्ड एज अ गिफ्ट फॉर दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं और फ्लावर हैं उन दोनों के बीच एक डील होती है, एक साझा होता है। जो हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा पॉलिनेशन करवा रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए एज अ गिफ्ट। तो जो हमारे फ्लावर हैं उनमें नेक्टर प्रोडक्शन होता है जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हनी भी होती है वो भी फ्लावर में नेक्टर को ही देखकर उसकी तरफ खींची चली आती है और नेक्टर से ही वो
एट लास्ट वो क्या बनाती है, हनी बनाती है। फ्लावर सुगंधित होना चाहिए, ठीक है, फ्रेगनेंट, अगर फ्लावर में फ्रेगनेंस है तो जब वो उसकी फ्रेगनेंस पूरे इन्वायरमेंट में जाती है तो उसे स्मेल करते हुए हमारे जो एजेंट्स हैं वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। दिस इज अ इमोर्फोफेलस जिसकी हाइट लगभग 7 से 12 फीट होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा फ्लावर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट फ्लावर है। इमोर्फोफेलस को सेफ जगह माना गया है, ठीक है, सेफ प्लेस माना गया है फॉर द एग डिपोजिशन। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एग को इमोर्फोफेलस के पेटल में छुपा देते हैं ताकि वो सेफ रहें, ठीक है। युक्का एंड मोथ, दिस इज अ युक्का प्लांट एंड दिस इज मोथ। क्योंकि इन दोनों का कलर थोड़ा लगभग सेम होता है तो इन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब मोथ युक्का के प्लांट पर आता है फॉर द एग डिपोजिट करने के लिए, साथ ही उसकी बॉडी पर जो पॉलन लगे होते हैं तो वो साथ ही वहाँ पर क्या हो जाता है, पॉलिनेशन भी हो जाता है। जब मोथ के एग से लार्वा बाहर आते हैं उसी टाइम पर हमारे जो शीट्स होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों का ही डेवलपमेंट क्या होता है, साथ साथ होने लगता है। इसीलिए इन दोनों को ही एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड माना गया है क्योंकि एक दूसरे की ही मदद करते हैं सर्वाइव करने के लिए। अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एक पर्टिकुलर एजेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होता है तो वही यहाँ पर लिखे गए हैं जो एनसीईआरटी में काफ़ी बार पूछे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी है फॉर द नॉलेज। तो जो हमारा पहला एजेंट है वो है एयर या विंड। तो ए फॉर सिंपली मीन्स एनिमोफ्ली, ठीक है, और ए फॉर सिंपली मीन्स एयर। वाटर सिंपली मीन्स हाइड्रो, तो इसके लिए हाइड्रोफ्ली। आंट्स की अगर बात करें तो मिर्मैकोफ्ली, इंसेक्ट के लिए एंटोमोफिली और स्नेल के लिए मेलिकोफिली। बीज के लिए हम लोग मिलिटोफिली का यूज़ करते हैं, बीटल्स के लिए कैंथेरोफिली। फ्लाइज की अगर बात करें तो मायोफिली, मायोफिली इज अबाउट व्हाट, फ्लाइज। वॉस्प की अगर बात करें तो स्पेकोफिली। बटरफ्लाइज के लिए साइकोफिली का यूज़ करते हैं और मॉथ की अगर बात करें तो पेलेनोफिली। तो अगर इम्पॉर्टेंट की अगर बात करें तो आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, आंट्स इंसेक्ट हो गया। बीज का स्पेसिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, बीटल्स हो गया। और एक और एक्स्ट्रा जो होता है वो है बर्ड्स के थ्रू। तो जो बर्ड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक नेम क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोफिली। तो जो बर्ड्स का स्पेसिफिक नेम होता है वो होता है ऑर्निथोफिली, ठीक है। बहिर्प्रजनन युक्तियाँ यानी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन द केस ऑफ इनब्रीडिंग, क्योंकि वहाँ पर सेम प्लांट के सेम फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है, वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं वो नहीं पाई जाती, ठीक है। बट इन द केस ऑफ आउटब्रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है तो जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो जो हमारी पहली डिवाइस है वो है मैच्योरेशन, रिसेप्टिविटी यानी ग्रहणशीलता। ऑटोकेमी में हमने पढ़ा था कि कभी कभी जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो लेट मैच्योर होते हैं। जिस टाइम पर हमारी फीमेल पार्ट रिसेप्टिव यानी जो हमारी स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होती है, उस टाइम तक जो पॉलन होते हैं वो रिलीज़ नहीं किए जाते, या फिर जिस टाइम पर जो पॉलन होते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं उस टाइम तक जो हमारी स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नहीं होती, वो ग्राहक नहीं बनती। तो इसीलिए यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी वो कम होता है। सेकेंड है पोजीशन। अगर फ्लावर में स्टेम ज़्यादा नीचे प्रेजेंट है तो ये बहुत मुश्किल है कि जो एयर है वो अपने फ्लो के साथ इसकी पोलन को अपने साथ लेकर जाएगी और स्टिग्मा पर लैंडिंग इसकी करवा देगी, तो यहाँ पर भी क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। थर्ड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी असंगति। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जब पिस्टल को, जब फीमेल पार्ट को ये पता चलता है कि पोलन उसी सेम जेनेटिक मटेरियल का है, उसी प्लांट या उसी फ्लावर का है, तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि जो वो चाहती है कि उसके पास कोई नए फीचर्स आएँ, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स आएँ जो आगे चल के उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। तो वो उस पॉलन को क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है और उसे आगे चलकर पॉलन ट्यूब नहीं बनाने देती। फोर्थ है यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, कोई एक लिंगी है, तो उसे किसी दूसरी मेल या फीमेल पार्ट की ज़रूरत होगी फॉर द पॉलिनेशन, फॉर द फर्टिलाइजेशन। पपाया की अगर बात करें तो पपाया में क्या होता है, यानी जो पपीता होता है उसमें नर और मादा जो फ्लावर जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग फ्लावर्स पर प्रेजेंट होते हैं।
कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, हम अपने फेवरेट फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन करवाते हैं, यानी कृत्रिम विधि द्वारा जब हम पुष्पों के बीच क्या करवाते हैं, परागण की क्रिया करवाते हैं, तब उसे हम कृत्रिम परागण या क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो ये 2 टाइप्स का होता है, विपुंसन, इमेस्कुलेशन यानी, और सेकेंड है थैलीकरण यानी बैगिंग। विपुंसन में क्या होता है, हम फ्लावर के स्टेमिन को कट कर देते हैं ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाए। थैलीकरण में हम स्टिग्मा को एक थैली की सहायता से बंद कर देते हैं ताकि वहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।